हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी। तो आज ये समझेंगे कि बेल्जियम ने ऐसी क्या समझदारी कर दी कि इसे बेल्जियम की समझदारी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं होगी समझदारी का, आप में भी बहुत समझदारी है तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो समझ चुके हो समझदारी क्या होती है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब देखो, बेल्जियम ने यह ना श्रीलंका से सीखा कि यार कैसे वहाँ जो गृह युद्ध हुआ, वहाँ पे कैसे बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उन्होंने सीखा और उससे अलग रास्ता अपनाया बेल्जियम के नेताओं ने। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने भाई कहा कि चलो भाई, होता है कि देश के अंदर अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, हमें क्षेत्रीय अंतरों को भी समझना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे विविधता का मतलब मत घबरा देना। विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब होता है जब किसी देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, उसे कहते हैं विविधता। जैसे मान लो आपके घर के अंदर अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, तो वो भी एक विविधता है। तो यहाँ पे देखो सांस्कृतिक विविधता है, तो यहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। अब देखो उन्होंने कितने संशोधन किए, 4 संशोधन में बदलाव किए अपने संविधान में कि देश के अंदर किसी भी आदमी को ऐसा ये ना लगे कि सरकार उसके साथ भेदभाव की कर रही है और चीज को सुन नहीं रही। अगर वो अल्पसंख्यक और कमजोर है तो यहाँ पे बहुसंख्यक लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा किसी को महसूस नहीं होना चाहिए। किस देश ने किया ऐसा? बेल्जियम ने। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। अब सोचो, ये जो व्यवस्था करी ये बहुत कल्पनाशील है, सोचने वाली बात है, और ऐसा आज तक कोई देश नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखे बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब देखो, संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है, बिल्कुल सही बताया गया है और ढंग से बताया गया कि यहाँ पर फ्रेंच और डच बोलने वालों की केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगर 10 फ्रेंच के हैं तो 10 डच के भी होंगे, 20 अगर डच के हैं तो 20 फ्रेंच के भी होंगे। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। अब देखो, कुछ विशेष कानून जब ही बनेंगे जब दोनों भाषाई समूह के जो सांसद है उनका बहुमत उसके पक्ष में होगा, जब ही वो कानून बनेगा, नहीं तो वो कानून नहीं बनेगा। समझ में आ गया बच्चों? कुछ विशेष कानून जब ही बन सकते हैं जब दोनों भाषा के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा, जब ही वो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते और इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुप्रभुत्व कर दी गई। अब देखो, केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो 2 इलाकों में बांट दी गई। कितने इलाकों में बांट दी गई? 2 इलाकों में। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। अब देखो, यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आई। अब यह राज्य सरकार अपनी मर्जी से काम कर सकती है, केंद्र सरकार उनको कुछ अपने फैसले नहीं थोप सकती, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, जैसे वो कानून बना सकती है, जैसे मर्जी रह सकती है, कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और हमने इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। अब देखो, ब्रुसेल्स में क्या है? सेम वही है, दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, बराबर मंत्री है, बराबर सांसद है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। अब देखो, यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोगों ने कहा अगर आपने हमें केंद्र में अगर हमारे बराबर मंत्री दिए तो हम भी आपको ब्रुसेल्स में बराबर मंत्री देंगे, हम आपको समान प्रतिनिधित्व देंगे। अब जो कितनी अच्छी बात है, ये दोनों ने बहुत आसानी से सुलझा लिया कि उन्होंने लगा अच्छा ठीक है, आप हमें केंद्र में दे रहे हैं तो हम आपको ब्रुसेल्स में दे देते हैं, और दोनों को कोई दिक्कत भी नहीं आई इस बात को लेकर। अब देखो ये बच्चों, ये रास्ते का नाम है जो एक फ्रेंच और डच दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब बात करते हैं यहाँ चौथे पॉइंट की। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार है।
अब देखो केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी क्या है, सरकार, यानी सामुदायिक सरकार। इसे क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार। अब देखो सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं जो एक समूह द्वारा चुनी जाती है, जो एक ही भाषा बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, और इस सरकार का चुनाव कौन करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों, अब देखो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो देश में कहीं भी रहे, वो इस सरकार का चुनाव करते, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों और फैसले लेने का अधिकार है। अब देखो इस सरकार, ये सरकार किस किस से फैसले ले सकती है, भाषा पर, संस्कृति पर और शिक्षा पर। हमें अपने समुदाय के बच्चों को कैसी संस्कृति सिखानी है, क्या शिक्षा देनी है और कैसी भाषा बोलनी है, ये सब को किसको अधिकार दिए गए हैं, सामुदायिक सरकार को। आपको बेल्जियम का मॉडल को जटिल लग सकता है, कुछ लग सकता है कि बहुत टफ है यार, ये हर जगह नहीं हो सकता। सच में ये नहीं हो सकता कहीं भी, निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी। अब देखो ये बेल्जियम के रहने वाले लोगों को भी क्या लगता है, जटिल लगता है, मतलब मुश्किल लगता है यार, ये कैसे कर दिया इन्होंने। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही, इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। अब देखो यह व्यवस्था बहुत सफल रही और गृह युद्ध यहाँ पर नहीं हुआ, बिल्कुल स्टॉप हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता। अगर गृह युद्ध होता तो बेल्जियम कितने टुकड़ों में टूट जाता, 2 टुकड़ों में। जब अनेक यूरोपीय देशों के ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। अब देखो जब यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। इसलिए चुना क्योंकि बेल्जियम ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ गृह युद्ध को रोका और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सत्ता की साझेदारी करी, जहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी को देखते हुए इन्होंने ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय के रूप में चुना। बेल्जियम और श्रीलंका, इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। अब देखो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही क्या है, लोकतंत्र है, और दोनों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपने यहाँ सत्ता की साझेदारी की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। तो बेल्जियम के नेताओं को ये लगा कि अगर जब तक हम किसी की भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, अगर हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक कोई देश में एकता हो ही नहीं सकते, तो हमें दूसरे की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए, और इस एहसास के चलते दोनों पक्ष ने यहाँ पर सत्ता की साझेदारी करने में सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो उससे देश की एकता ही संकट में पड़ जाती है। और देखो श्रीलंका में बहुसंख्यक लोगों ने अपनी इच्छा को थोपना चाहा किस पर, अल्पसंख्यक के ऊपर, जिससे कि देश की एकता संकट में पड़ सकती थी और देश टूट सकता था। इसलिए कभी बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यक लोगों पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए। तो बच्चों ये भी लेक्चर हमारा खत्म होता है। तो मुझे लगता है आपको ढंग से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में।